नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मोहन नेगी जी हैं। आप छावनी परिषद रानीखेत में नामित सदस्य हैं तथा इससे पूर्व 2 बार छावनी परिषद के उपाध्यक्ष तथा सभासद भी रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार हैं। तो आइए कुछ ज़रूरी सवाल पूछते हैं श्री मोहन नेगी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप भाजपा से टिकट के दावेदार हैं। इस बारे में सवाल यह है कि आपको टिकट क्यों मिलना चाहिए? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो धन्यवाद है आपका। उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी और आज तक हमारा परिवार जनसंघ से जुड़ा और जनसंघ में फाउंडर मेंबरों में रहा। उस समय से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो आज तक का कार्यकाल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी में हम जुड़े रहे, हमारा परिवार जुड़ा रहा। और हम दिया चुनाव चिन्ह होता था, उसमें दिए को वोट डालते थे हमारे माता पिता लोग। उसके बाद हम आए तो हमने दिए को वोट डाला और आज हम कमल के फूल को वोट डालते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हमेशा सुख दुख के हम साथी रहे हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष रहा, आपातकाल का संघर्ष रहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कार्यक्रम लिए जाते हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी में हम सक्रिय रहे हैं। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में हमारी दावेदारी बनती है और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे टिकट पर और हमको भी टिकट देने पर विचार करेगी निश्चित तौर पर। अगर आपको विधायक का टिकट मिलता है और आप विधायक बनते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी रानीखेत के लिए? देखिए, प्राथमिकताओं की बात तो जहाँ तक है कि आज़ादी से लेके आज तक हम रानीखेत के लोग या रानीखेत क्षेत्र के लोग काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे पास बहुत कुछ था अंग्रेजी शासनकाल में और आज हम काफ़ी मामलों में पीछे हैं। हम देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य बना, पहले तो आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद हमें लगता था कि आज़ादी के बाद रानीखेत का डेवलपमेंट होगा, रानीखेत क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अब ये लगता है कि राज्य बनने के बाद 21 साल 22वां साल लग गया हमें। तो जिस तरीके से हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हम देख रहे हैं कि आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसियाँ निरंतर लगातार प्रगति की ओर को हैं, स्मृति की ओर को हैं, लेकिन रानीखेत थोड़ा पिछड़ा है। रानीखेत में चौबटिया गार्डन से लेकर, डक फैक्ट्री से लेकर, भेषज अनुसंधान केंद्र से लेकर और यहाँ के कार्यालयों की शिफ्टिंग से लेकर और यहाँ की मूलभूत समस्याएं, चाहे जिला है, नगर पालिका है और यहाँ पर फील्ड की समस्या है, गोल्फ ग्राउंड की समस्या है, ये निरंतर बड़ी हैं। इनका कोई समाधान निकल नहीं पाया और ये थोड़ा इन समस्याओं पे चर्चा करने की ज़रूरत है। इसमें सामूहिक रूप से प्रयास करने की ज़रूरत है, सामूहिक रूप से डिसीजन लेने की ज़रूरत है और सामूहिक रूप से संघर्ष करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इसके बगैर रानीखेत का डेवलपमेंट होगा नहीं। हम टुकड़ों में बंटकर हम इस प्रकार से इस काम को नहीं कर सकते। तो इसलिए सभी लोगों को मिल बैठ के हमारी इन समस्याओं पर चर्चा भी होनी चाहिए और संघर्ष भी होना चाहिए और इनके लिए लड़ाई भी लड़ी जानी चाहिए। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी रानीखेत पहुंचे थे। उन्होंने मंच में आपको अपने साथ खड़ा भी किया और उन्होंने कहा कि मैंने 4 करोड़ रुपये आपके काम के लिए स्वीकृत करा है। तो वो क्या मामला था? रानीखेत में कई लोगों के बीच में चर्चा है कि आखिर वो 4 करोड़ रुपये कहाँ आए थे, क्यों आए थे, क्या मामला था? देखिए, देश की 62 छावनियाँ आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। बहुत छावनियों में काफ़ी समस्याएं हैं, आर्थिक रूप से आर्थिक समस्याएं हैं। तो उसके बावजूद रानीखेत में जो हमारी कहना चाहिए उत्तराखंड की 8 कैंटें हैं, इसमें 8 कैंटों में से सबसे ज़्यादा पैसा रानीखेत को मिला है, 4 करोड़ रुपया। और ये जो पैसा मिलना है, ये रानीखेत में जो छावनी की आंतरिक व्यवस्थाएं होती हैं और जो विकास कार्य होते हैं उन संबंधी चीज़ों पे लगता है। उसी के लिए संबंध में रिलीज हुआ है। इसमें हम महानिदेशक और अपने जो कहना चाहिए कि जो मध्य कमान है उनका धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि और साथ में भट्ट जी का भी आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने जो है यहाँ की ओर कृपा दृष्टि बनाई और यहाँ के लिए कुछ सोचा और यहाँ को कुछ पैसा ज़्यादा मिला। तो मतलब ये जो यहाँ के कुछ विकास कार्य हैं उस पर खर्च होगा या केवल जो है कैंट के अंदरूनी खर्चों के लिए होना है? कैंट के आंतरिक खर्चे भी हमारे हैं, क्योंकि हम काफ़ी
लंबे लॉस में है अभी, क्योंकि वहाँ के कई लोगों को पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है, वहाँ पर कई लोगों को जो रिटायर्ड हुए उनको पैसा नहीं मिल पाया है। तो ये दोनों ही चीज़ों के लिए होगा। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के थ्रू जैसे नगर पालिकाओं को पैसा दिया जाता है, वैसे ही छावनियों को पैसा दिया जा रहा है। तो विकास कार्यों के लिए भी पैसा आएगा और कुछ पैसा यहाँ पर जहाँ पर आवश्यक होगा तो इस पैसे को उसमें उसका उपयोग किया जाएगा। मंच पर अजय भट्ट जी ने एक बात और कही थी कि गोल्फ ग्राउंड के मसले पर कोई डेलीगेशन लेके नहीं आया है, और इससे पहले आप एक डेलीगेशन लेके गए थे जिसमें 4 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। तो गोल्फ ग्राउंड के मसले पर क्या प्रतिक्रिया चल रही है, क्या उसमें आगे कार्रवाई की उम्मीद है? देखिए, गोल्फ ग्राउंड के मामले में, गोल्फ ग्राउंड के बारे में जो जहाँ तक है, गोल्फ ग्राउंड हमारा पूर्व में जो है वो क्लब की प्रॉपर्टी थी, और क्लब की प्रॉपर्टी के साथ वो आज जो है उसको सेना को दे दिया गया, और सेना में उसमें 1 लाख भूमि जिसमें ट्रेनिंग सेंटर उनके द्वारा उसमें संचालित किया जा रहा है। और उसमें उन्होंने राष्ट्रपति को यहाँ के किसी व्यक्ति द्वारा ये पूछा गया था, तो उन्होंने सेना के द्वारा जवाब दिया गया है कि जो दक्षिणी छोर का है, दक्षिणी छोर का जो है उसमें किसी प्रकार का काम नहीं है, किसी प्रकार की उनकी सेना की वो नहीं होती। और उत्तरी छोर का जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें कंस्ट्रक्शन है, उसमें वो जो है ट्रेनिंग भी करते हैं और वो उनकी निजी उपयोग का है, तो उसमें काम करना थोड़ा समस्या होगी। उत्तरी छोर में वो पिक्चर भी कर सकते हैं और साथ में पर्यटक घूम भी सकते हैं। इसके लिए जो है मुझे लगता है कि एक बार प्रयास किया जाएगा तो निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए, रानीखेत के लिए ये खुल जाएगा। इसके लिए थोड़ा प्रयास करना, मुझे लगता है कि ये सब डॉक्यूमेंट जो है हमें उपलब्ध कराने पड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि लाभ मिलेगा रानीखेत की जनता को, पर्यटकों को और यहाँ के व्यवसायियों को। जिले और नगर पालिका की मांग रानीखेत में बहुत बड़ी मांगों के रूप में दिखी जाती है। आप भी इसमें काफ़ी सक्रिय रहे हैं लंबे समय से, तो इसमें आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, 84 का आंदोलन था, 84 से पहले 55 में जो है रानीखेत जिला आंदोलन चला, वेला जी के नेतृत्व में। वेला जी और कुछ वकीलों ने यहाँ पर इस पर काम किया। उसके बाद 84-85 में यहाँ पर युवाओं के द्वारा, हमारे रानीखेत के युवाओं साथियों के द्वारा ये आंदोलन को प्रारंभ किया गया, और उसमें ये आंदोलन बड़ा क्लाइमैक्स है पूरे उत्तराखंड की, मतलब ये कहना चाहिए कि रानीखेत उपमंडल के अंदर ये आंदोलन फैला, और उसमें ये जिला बनने की तैयारी में था लगभग। लेकिन उसमें भी चूक हुई। क्या कारण रहे कि हम वो आंदोलन को वो जिले के रूप में कन्वर्ट नहीं करा पाए। उसमें नारायण दत्त तिवारी जी ने ये बात कही है जी। क्योंकि नारायण दत्त तिवारी जी के समय में, उसमें नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ पर, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थे और बलदेव सिंह आर्य यहाँ पर राजस्व मंत्री हुआ करते थे। उनके द्वारा पत्र का जवाब आया है कि आर्थिक कारणों से रानीखेत अहर्ता तो पूरी रखता है, लेकिन आर्थिक कारणों से हम रानीखेत को जिला नहीं बना पा रहे। बहुत सी में जब भी जिलों की घोषणा होगी तो उसमें प्राथमिकता में रानीखेत रहेगा, लेकिन उसके बाद नहीं बन पाया। 93 में फिर आंदोलन हुआ। 93 में मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट थी। मुलायम सिंह जी ने रानीखेत के लोगों को शिष्टमंडल को बुलाया और हमारे काफ़ी शिष्टमंडल, यहाँ के काफ़ी प्रबुद्ध लोग और सम्भ्रांत लोग यहाँ से गए और वहाँ जिला बनने के लिए तैयारी में था, लेकिन कई जगहों चुनाव थे, इस वजह से जिला नहीं बन पाया। उसमें भी रानीखेत में एएसपी और एडीएम की नियुक्ति हुई। और उसके बाद 8वें वित्त आयोग, वेंकट रमाणी आयोग ने भी रानीखेत की जिले की अहर्ता को स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि रानीखेत जिला बनना चाहिए, रानीखेत अहर्ता रखता है। लेकिन 97 में पुनः जिले बने, लेकिन उसमें रानीखेत का न होना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मायावती जी ने 3 जिलों की घोषणा की और उसमें जो है रानीखेत का नाम नहीं था। बागेश्वर था और चंपावत था, रुद्रप्रयाग था, उधम सिंह तो पहले बन गया, उधम सिंह नगर पहले बन गया था। तो ये जिले हुए, लेकिन रानीखेत नहीं बना। जबकि रानीखेत में कहना चाहिए कि नेतृत्व के मामले में पीछे कभी नहीं रहा। रानीखेत हमेशा नेतृत्व के मामले में आगे रहा है और राज्य बनने के बाद बड़ी उम्मीद थी। हमने 2002 में 4 में जो है आंदोलन किया, उसमें नारायण दत्त तिवारी जी से मिले, हरीश रावत जी के माध्यम से, तो उसमें भी हमें आश्वासन मिला, आर्थिक कारण उसमें भी बताए गए। लेकिन एक बात है कि आज तक ये समझ में नहीं आया कि मायावती जी और मुलायम सिंह जी ने कबीर नगर जिला घोषित किया यूपी के टाइम पे, लेकिन उसमें उनके लिए आर्थिक कारण नहीं आए। लेकिन राज्य में जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई ये आर्थिक कारण है, ये थोड़ा सा हमारी कहना चाहिए सोच से परे है, बड़ा वो है। और नगर पालिका का मामला कहा है, नगर पालिका का मामला बड़ी उच्च स्तर पे चल रहा है। 5 जगहों पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लखनऊ, मऊ और अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, इनको नगर पालिका बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा और हमारे रक्षा मंत्रालय और महानिदेशक और साथ में मध्य कमान द्वारा क्वेरी मांगी जा रही है।
और उसमें इस बीच भी एक क्वेरी मांगी गई थी। बीच में हमारे 2015 में भी इसमें जो है हमारे जो GOC थे उनके द्वारा क्वेरी मांगी गई थी और उनका पूरे 5 जगहों इसमें दौरा भी हुआ था। तो उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी कि किस प्रकार से बंटवारा होगा, किस प्रकार से प्रॉपर्टी का आदान प्रदान होगा। और उसके बाद यहाँ पर नगर पालिका बनी है, उसमें कैंट एक्ट में एक व्यवस्था है धारा 3 और 4 के तहत कि उसमें कि कैंट के किसी भी इलाके को काटा या जोड़ा जा सकता है। अगर कैंट की सिविल एरिया में अगर किसी को मिलना है तो उसमें कैंट क्षेत्र से बाहर सिविल क्षेत्र में जहाँ पर एक नगर पालिका स्थापित हो वहाँ पर छावनी परिषद के उस इलाके को काटा या जोड़ा जा सकता है। तो आज हमारे बाहर चिड़ानौला में नगर पालिका बनी है और नगर पालिका में इस रानीखेत छावनी के नोटिफाइड सिविल एरिया को जोड़ना है। तो ये एक काम रह गया है, तो मुझे लगता है इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मुझे लगता है कि हम तमाम चीज़ों को छोड़कर हम एक सूत्र में इस कार्यक्रम के लिए लगें तो मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी और ये काम होंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, हमारे साथ आज एक छोटा सा एक इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम